नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड में। हूं आपके साथ संदीप तिवारी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नगर निकाय चुनाव में चंबा से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जल्द ही आप सभी की आशाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य के अंदर एक सशक्त भू कानून लाने जा रहे हैं। एक और भाजपा की सरकार है जो राज्य को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस है जिसने हमेशा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया है। अब फैसला आपका है, क्योंकि आपका प्रत्येक वोट न केवल चंबा का भविष्य तय करेगा बल्कि ये उत्तराखंड के विकास में भी सहायक बनने वाला है। बहुत जल्दी आप सबकी आशाओं और आप सबकी अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य के अंदर हम एक सशक्त भू कानून भी लाने वाले हैं। भाइयों बहनों, और इसकी प्रक्रिया वर्तमान में गतिमान है। भाइयों बहनों, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो तमाम काम कर रही है, जो राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, राज्य के हर माता बहन को आगे बढ़ाने के लिए, नौजवानों को आगे लाने के लिए, उत्तराखंड को उत्कृष्ट उत्तराखंड बनाने के लिए एक तरफ भाजपा की सरकार है और दूसरी तरफ कांग्रेस है जिसने हमेशा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया है। आज एक और भाजपा है जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए कार्य कर रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस है जिसने हमेशा सनातन धर्म को बदनाम करने का, पाप करने के साथ साथ तुष्टीकरण की राजनीति की है, हमेशा वोट बैंक की राजनीति की है। एक और भाजपा है जिसने देश के अंदर से धारा 370 जैसे कलंक को समाप्त करने का काम किया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस है जिसने अपना वोट बैंक बनाए रखने के लिए धारा 370 को पुनः लाने की बात करने वाले लोगों के साथ खड़ी है। एक और भाजपा की सरकार है जो प्रदेश के हर गरीब वंचित के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर एक कांग्रेस है जो अपनी तुच्छ राजनीति के चक्कर में तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं जो हम गरीबों के लिए बना रहे हैं, उन योजनाओं का विरोध करने में भी कभी पीछे नहीं हट रही है। भाइयों बहनों, अब फैसला आपका है, क्योंकि आपका प्रत्येक वोट न केवल चंबा का भविष्य तय करेगा, न केवल टिहरी का भविष्य तय करेगा, बल्कि ये उत्तराखंड के विकास में भी सहायक बनने वाला है। उत्तराखंड के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने अल्मोड़ा निकाय चुनाव में बहुमत का दावा किया है। बीजेपी की राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए पीसीसी चीफ ने कहा कि बीजेपी ने अगर सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया तो कांग्रेस बहुमत से जीतेगी। करण माहरा ने कहा कि बीजेपी लैंड जिहाद, मजार जिहाद और बटोगे तो कटोगे की बात कहते हुए जनता के बीच जा रही, जबकि कांग्रेस सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला सुरक्षा जैसे जरूरी विषयों पर जनता की सेवा करने के लिए चुनाव प्रचार कर रही है। देखिए, मैंने कहा बहुमत में हम होंगे, क्योंकि सत्ता क्या करती है हमने हरिद्वार के पंचायत चुनाव में नंगा नाच देखा है। उसके बाद मैं आप सभी पत्रकारों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मंगलौर के चुनावों को कवर किया और ये दिखाया कि करण मेहरा, यशपाल आर्य, हरीश रावत, प्रीतम सिंह अंदर नहीं जा सकते थे, लेकिन हरियाणा की गाड़ियां पूरे मंगलौर के चुनाव में अंदर थीं और किस तरीके से लोगों को वोट देने से वंचित किया गया, मारपीट की गई, गोलियां चली, लाठियां चली, लोगों के खून निकाले गए और उसके बाद मीडिया के दबाव में हम उस चुनाव को जीत पाए। मीडिया अगर नहीं दिखाती तो शायद वो चुनाव बदल जाता। अगर बीजेपी उस तरीके का नंगा नाच इन निकाय पंचायत चुनाव में नहीं करेगी तो निश्चित ही कांग्रेस भारी बहुमत से इस चुनाव को जीतने जा रही है। कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं कई लोग आपके नेता, तो देखिए, ऐसे लोग जो मतलब के समय में भागें, ज़रूरत के समय में भागें, उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ये प्रश्न उनसे ज़रूर करूंगा, कांग्रेस को जब मौका मिला, आपको मदद की, आपको आगे बढ़ाया, आपको इस लायक बनाया कि दूसरी पार्टी आपको पहचान सके, आपने कांग्रेस को धोखा दिया है और ये धोखा आपने कांग्रेस को नहीं खुद को दिया, मैं यही कहना चाहूँगा। उत्तराखंड के देहरादून में शहर से दूर अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सीएमओ ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और स्वास्थ्य उपकेंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों से भी बातचीत कर स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में जानकारी ली, साथ ही चिकित्सालय सेवाओं का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने चक्राता त्यूड़ी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्राथमिक प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र राणा से भी बातचीत की। बातचीत में डॉक्टर राणा ने अस्पताल में एक्सरे मशीन के लिए यूपीएस और डीप फ्रीजर की आवश्यकता के संबंध में अवगत कराया, जिस पर सीएमओ द्वारा अस्पताल को जल्द ही इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने की बात कही गई है।
द्वारा चक्राता ब्लॉक के कई अस्पतालों का निरीक्षण किया गया, जिसमें कि पीएससी ट्यूनी है, पीएससी भटाड़ है, पीएससी मानथात है, पीएससी कुन्ना है या हमारा क्वांसी है, और कई उपकेंद्र का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है। तो उसमें जो जो कमियां वहां मुझे पाई गई, तो उनके लिए मैंने संबंधित को उनका दूर करने के लिए निर्देश उसमें दे दिए गए हैं। तो अभी पिछले 3 दिन में चक्राता ब्लॉक के करीब 8-9 अस्पताल और उपकेंद्र का निरीक्षण मेरे द्वारा इसमें किया गया। कोटद्वार में कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी रंजना राउत के खिलाफ मंत्री सुबोध उनियाल द्वारा की गई अमर्यादित टिप्पणी के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले में एक और जहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को सफाई देने के लिए रविवार को कोटद्वार आना पड़ा, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इसे अपमानजनक बात कहते हुए मंत्री सुबोध उनियाल को कड़ी नसीहत दी है। आज के सोशल मीडिया में किस बयान को किस भाव से चलाया जाता है, लेकिन आज ये बयान भी चलना चाहिए कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि शैलेंद्र रावत के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए कोटद्वार में कांग्रेस के पास योग्यतम पुरुष प्रत्याशी था ही नहीं। के बारे में अपमानजनक बात करेंगे तो किसी भी दल का व्यक्ति हो उसको नहीं करनी चाहिए। मैं समझता हूँ महिलाओं को सब, हम केवल देवी बोलना नहीं है, उनको आगे रख करके उनको हमेशा हर क्षेत्र में, चाहे वो सेवा का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, महिलाएं सबसे आगे हैं और उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। और हमारे गढ़वाल की तो तेलू रौतेली से लेकर के हमारी तमाम महिलाएं हैं जिन्होंने हमारे राज्य का नाम रोशन किया है। तो महिलाओं के खिलाफ किसी प्रकार का भी अपशब्द बोलना मैं समझता हूं कि राजधानी देहरादून में नगर निगम के चुनाव को लेकर जनसभाओं का दौर जारी है। बीजेपी के मेयर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल ने आपको बता दें कि मोहकमपुर में जनसभा का आयोजन किया। इस जनसभा में उनके साथ रायपुर के भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ, बीजेपी के निवर्तमान पार्षद और वार्ड नंबर 67 मोहकमपुर से बीजेपी के पार्षद प्रत्याशी रविंद्र रावत सहित सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर बीजेपी के मेयर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जिस तरह से केंद्र राज्य सरकार की विकास को लगातार गति दे रही है, उसी तरह आपका आशीर्वाद मिलेगा तो वह क्षेत्र की विकास के लिए लगातार काम करते रहेंगे। देखिए, वार्ड में हमारे अभी 2 जगह जनसभाएं हुई हैं और बहुत अच्छा खासा समर्थन मिल रहा है। अब ये तो अपना वार्ड है, अपना घर है और मातृशक्ति का, युवा साथियों का और वरिष्ठ जनों का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। अरे भाई, मेरा काम का फायदा मेरे भारतीय जनता पार्टी को मुझे नहीं मिलना, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मेयर के उम्मीदवार हैं और जो 24 पार्षद इनके साथ टीम के रूप में हैं, उन सबको मिलेगा और निश्चित रूप से रायपुर फिर रिकॉर्ड बनाएगी। खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोटद्वार के निकट डाडा मंडी में 1877 से चल रहे ऐतिहासिक गेंद मेले में शिरकत करने कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना पहुंचे। राजकीय मेला घोषित किए गए गेंद मेले में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाने के साथ ही हिमालयन हॉस्पिटल जॉली ग्राउंड की ओर से एक स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि ऐतिहासिक गेंद मेला जब अगले साल 150वें साल में पहुंचेगा तो इसे और भव्य बनाया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार एक बार फिर आरबीआई के जरिए खुले बाजार से 1000 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है, जिसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन वित्त विभाग के अधिकारी इसे सामान्य प्रक्रिया बता रहे हैं। अधिकारियों का तर्क है कि राज्य की स्थिति अब राजस्व प्राप्ति में बेहतर हो रही है। पहले सरकार कई बार तनख्वाह देने के लिए भी कर्ज लेती थी, लेकिन अब उत्तराखंड की स्थिति बेहतर हो गई है। राज्य अधिकतर विकास कार्यों के लिए कर्ज लेती है और पहले के जो कर्ज लिए हैं उन्हें भी सरकार चुकाने के काम कर रही है। देखिए, मूलतः हम लोगों का जो भी कर्जा जो स्टेट गवर्नमेंट लेता है वो एक बहुत ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया है और उसको विधानसभा के सम्मुख रखना ये राज्य का दायित्व होता है। और बजट में आप देखेंगे कि बजट में मुख्यतः हम लोगों को ये
चीज बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखी जाती है और उसी आधार पर वो विधानसभा पे उस पर चर्चा भी होती है। बजट से जो चीजें निकल कर आती है उससे हमें पता चलता है कि हमारा लोन कुल मिला के कितना है। क्यूमुलेटिव लोन हमारा लगभग जो है 79,000 करोड़ के आसपास है। और ये लोन जो है इसको किस तरीके से देखा जाता है उसके संदर्भ में एक एक्ट बना हुआ है, एक व्यवस्था बनी हुई है जो भारत सरकार ने बनाई है। भारत सरकार ये कहता है कि को आपके मुख्यतः आपका बजट ये रेवेन्यू सरप्लस होना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि आप अपने संसाधनों से जितने आमदनी करते हो उसी संसाधनों में आपने आपके व्यय जो रिकरिंग नेचर के व्यय है उसको रख देना है। हम लोग पिछले 3 साल का जब विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि इस पर हम लोगों ने काफ़ी अच्छी प्रगति करी हुई है और हम हमारे ही संसाधनों से हमारे जो खर्चे हैं उसको हम लोग मीट आउट कर दे रहे हैं। उसके बाद जो हमारे कैपिटल के एक्सपेंडिचर होते हैं जिसमें हम लोगों की परिसंपत्तियाँ बनती है, परिसंपत्तियाँ जितना हम लोग ज़्यादा बनाए उतना हम लोग हमारी अर्थव्यवस्था विकसित होती है और इसीलिए हम लोग हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा परिसंपत्तियों निर्माण के लिए राज्य के संसाधनों को लगाते हैं एज वेल एज हम लोग जो लोन से भी जो है हम लोग संसाधन खड़े करके लगाते हैं। लोन लेने का उसमें तात्पर्य ये होता है कि जितना भी आप लोन लेके परिसंपत्तियां करेंगे उस पर कुछ ना कुछ आपको रिटर्न आएगा और वो आपकी इकोनॉमी का साइज बढ़ा देगा, तो इसलिए जो है लोन लिया जाता है। तीसरा जो लोन लिया जाता है वो लोन लिया जाता है कि आपके पहले जो लोन लिए गए हैं उसके भुगतान के लिए। आप जैसा जानते हैं कि 2013 में यहाँ पर आपदा आई थी और 2013 के बाद 2013, 2014, 2015 में राज्य सरकार को अपने संसाधन, क्योंकि यात्रा व्यवस्था चल नहीं रही थी और बाकी रिकंस्ट्रक्शन के लिए बहुत सारा लोन लेना पड़ा था। उस तत्कालीन समय में बहुत सारा लोन लिया गया। उस लोन का भुगतान 10 वर्ष के बाद अभी रिपेमेंट के लिए आया है। तो इन सभी कारणों की वजह से हम लोगों को जो लोन लेना पड़ता है वो एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है। उसमें हम लोग ये देखते हैं कि ये इफेक्टिव लोन कितना हुआ है, मतलब हम लोग ये सब भुगतान करने के बाद हम लोग हमारा जो व्यय हुआ है उसमें लोन की कितनी धनराशि है जो हमारे करंट व्यय में होती है, जिसको हम लोग प्राइमरी डिफिसिट कहते हैं। वो हम लोगों की बहुत ही इम्प्रेसिव फिगर है और हम लोगों को ऐसी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत बार हम लोग शॉर्ट टर्म डिफिसिट कवर करने के लिए भी लोन लेते हैं और ये किसी भी एक बैंकर की तरह होता है कि हम लोग पैसे लेते हैं ओवरड्राफ्ट के रूप में, उसको हम लोग वापस करते रहते हैं। तो लोन लेना कोई अलार्मिंग चीज नहीं है, लेकिन लोन का किस प्रकार से लिया है, किस कारण से लिया है और किस उपयोग में लाया जा रहा है उसको जो है देखा जाना जरूरी है। सर पिछले 3 देखिए, हम लोग पिछले कोरोना के समय 2019 और 20 हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग रहा था। उस दौरान हम लोगों का आय भी कम हुई थी और हम लोगों का व्यय चूंकि कोरोना के चैलेंजेस के चलते हम लोगों को अधिक में करना पड़ा था। अब 2020-21 के उपरांत हम लोगों की अर्थव्यवस्था जो है ठीक चल रही है, बजटिंग हमारी ठीक चल रही है, हम लोगों की इफेक्टिव बोरोइंग कम हुई है और रेवेन्यू की ग्रोथ में बॉयंसी अच्छी है। हम लोग को केवल एक ही चीज की कंसर्न है, वो है नॉन रेवेन्यू जो हमारा जो आता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू जो आता है वो हमारे लिए तो वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है कि जिसको हम लोग और अधिक तरीके से अच्छे तरीके से उसको बढ़ा सकते हैं। वो अगर हम लोग बढ़ा दे देंगे तब हम लोगों को लोन कम लेना पड़ेगा, लेकिन आज की डेट में हमारा उस पर्टिकुलर स्रोत की कमी होने के बावजूद भी हम लोग रेवेन्यू सरप्लस है। तो हमारे लिए ऐसे कोई अन्य राज्यों में जैसी स्थिति बन रही है उस तरीके की कोई चिंता करने लायक कोई ऐसी। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में जीएमओयू की बस रविवार दोपहर के बाद हादसे का शिकार हो गई। 28 यात्रियों से भरी यह बस पौड़ी से श्रीनगर गढ़वाल आ रही थी। हादसे में 6 लोगों की मौत की पुष्टि जिला प्रशासन द्वारा की गई है, जबकि अन्य सभी 21 घायलों को हायर सेंटर के लिए श्रीनगर बेस अस्पताल रेफर किया गया है। वहीं सीएम धामी ने हादसे पर गहरा दुख जताया है। रविवार को पौड़ी से श्रीनगर आ रही पौड़ी देहलचोरी मोटर मार्ग पर केंद्रीय विद्यालय के सामने अनियंत्रित होकर 80 मीटर खाई में जा गिरी। हादसे के दौरान कई लोग बस से बाहर भी गिरे। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर घायलों को बचाने का अभियान शुरू कर दिया। साथ ही पुलिस और जिला प्रशासन को सूचना भी दे दी गई। आज बहुत दुखद एक घटना हुई है। पौड़ी
दिलजौरी मार्ग पर इस सत्यखाल के निकट, जिसमें कि कई लोग घायल हुए हैं। और उन घायलों को जैसे ही कि हमारे कार्यकर्ताओं ने सुना कि वहां पर बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, सभी काफी कार्यकर्ता वहां घटनास्थल पर भी पहुंचे, जहां पर कि प्रशासन पहले से ही मौजूद था और सबने रेस्क्यू करके सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। और हम लोग भी जब जिला अस्पताल पहुंचे तो वहां सीएम हाउस मेरे द्वारा फोन किया गया और वहां एयरलिफ्ट के लिए कहा गया, तो वहां मौसम खराब होने के कारण हमें एयरलिफ्ट की सुविधा नहीं मिल पाई और घायलों को बेस हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए बेस हॉस्पिटल से भी एम्बुलेंस मंगवाई गई, जिसमें कि डॉक्टर भी मेरे द्वारा बुलवाए गए कि डॉक्टरों को भी उन लोगों ने भेजा और यहां से सभी घायलों को बेस हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है और सभी का उचित इलाज वहां पर चल रहा है। मैं भगवान कंडोले से प्रार्थना करती हूं कि सभी घायल जल्दी से जल्दी अपने घर सुरक्षित ठीक होकर अपने घर पहुंच जाएं। मेरी यही प्रार्थना भगवान कंडोलिया देवता से है। बस की दुर्घटना है जिसमें अभी वर्तमान स्थिति में 5 मृतकों की संख्या है। लगभग 10 के आसपास पेशेंट्स को श्रीनगर रेफर किया गया और 7-8 पेशेंट हमारे यहाँ पौड़ी में भी हम लोग उनको ट्रीट करें जो माइनर इंजरीज हुई। प्रदेश में जल्द ही बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली हैं। ऐसे में बच्चों पर परीक्षा का मानसिक दबाव न पड़े, इसको लेकर परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान बच्चों से संवाद भी करेंगे। इसको लेकर प्रदेश में शिक्षा विभाग ने भी तैयारी की हुई है और इसके लिए छात्रों से आवेदन मांगे गए हैं, जिनकी अंतिम तिथि 14 फरवरी रखी गई है। इसका उद्देश्य यही है कि बच्चों पर मानसिक दबाव कम हो और वह परीक्षा को लेकर मोटिवेट भी रहें। देखिए, परीक्षा पे चर्चा एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है शिक्षा विभाग का और इसके तहत जो है हमने अपने सभी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से आवेदन मांगे हैं और लगभग हमारे यहाँ अभी तक 1,75,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। और इसकी अंतिम तिथि जो है आवेदन करने की, रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि जो है 14 जनवरी है और इसमें हमारे द्वारा अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जा रहा है बच्चों को इसमें भाग लेने के लिए। और इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बच्चों के साथ में इंटरेक्शन किया जाएगा और निश्चित रूप से ये बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा और उनको इससे बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा, उनको गाइडेंस मिलेगी, उनको मोटिवेट किया जाएगा। तो इस परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम पे स्टेट लेवल पे काम चल रहा है। पंजीकरण की कार्रवाई अभी गतिमान है। उत्तराखंड में बिजली विभाग के ऊपर सरकारी विभागों और घरेलू कनेक्शन का करोड़ों रुपए बिजली बिल बकाया है। इस मामले पर अब ऊर्जा विभाग कार्रवाई करने की ओर बढ़ रहा है। उत्तराखंड के सचिव ऊर्जा डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम का कहना है कि सभी सरकारी विभागों के सचिवों के साथ बैठक की गई है और सरकारी स्तर पर जो बिल पेंडिंग है उसके भुगतान को लेकर निर्देश दिए गए हैं। अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं को लेकर भी जल्द फैसला किया जाएगा। देखिए, जो बिल पेमेंट का इशू है उस पर अलग से हम लोग समीक्षा करेंगे और देख लेंगे और जहाँ तक सरकारी विभागों के पेंडेंसी है वो कंसर्न डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी और एचओडी से बात करनी जाएगी, जल्दी क्लियर करेंगे। उत्तराखंड के देहरादून नगर निगम में लगातार शहर में हाउस टैक्स को लेकर अभियान चला रहा है। टैक्स अधिकारी पूनम राउत ने बताया कि नगर निगम ने अप्रैल 2024 से अभी तक 32 करोड़ रुपए का हाउस टैक्स वसूल लिया है। उन्होंने बताया कि हाउस टैक्स को लेकर शहर में विभिन्न जगहों पर कैंप लगाए गए थे, साथ ही विभागों की ओर से ऑनलाइन की व्यवस्था भी की गई है। उनका कहना है कि टैक्स समय पर जमा नहीं करने वालों को नोटिस दिए जा रहे हैं। देखिए, इस साल की अगर हम बात करें तो पिछले 1 अप्रैल से और अभी तक हम लोग लगभग 32 करोड़ की वसूली कर चुके हैं। जो शहर में बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, बड़े बड़े जो हमारे हाउस होल्ड हैं, जहाँ से हमारा ज़्यादा पैसा आना है, उनको हमारे द्वारा बिल दिया जा रहा है और बिल के ज़रिए ये वसूली लगातार बढ़ती जा रही है। हमारी हर दिन के हिसाब से अगर हम देखें तो वसूली का ग्राफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले बात की जाए जिन्होंने भी टैक्स जमा नहीं किया उनके खिलाफ कार्रवाई, अभी तो उनको बिल भेजे जा रहे हैं। बिल के बाद 1 महीने का उनको टाइम दिया जाएगा। टाइम के बाद वसूली की अन्य कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज के महाकुंभ मेले में स्नान के लिए उत्तराखंड से देव डोलियां भी जानी शुरू हो गई हैं। इसी क्रम में धारी देवी और भगवान डांडा
नागराजा की देवडोली विभिन्न शहरों से होते हुए ऋषिकेश पहुंची। यहां देवडोलियों ने गंगा घाट पर स्नान किया और प्रयागराज के जरिए रवाना हो गई। इस दौरान शहरवासियों को देवडोलियों के दर्शन कराने के लिए शोभा यात्रा निकाली गई। बता दें कि त्रिवेणी घाट पर देवडोलियों के दर्शन करने के लिए सैकड़ों श्रद्धालुओं के भीड़ भी उमड़ी। आपको बता दें कि इस अवसर पर सुरेंद्र प्रसाद सुंदरयाल महाराज ने बताया कि हरिद्वार और अन्य शहरों से होते हुए देवडोलियां प्रयागराज कुंभ मेले में स्नान के लिए पहुंचेंगी और हर शहर में श्रद्धालुओं को देवडोलियों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। उत्तराखंड में निकाय चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों की आपराधिक गतिविधियों को राज्य निर्वाचन आयोग वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक कर रहा है और इसके साथ ही मतदाताओं को भी जागरूक कर रहा है कि एक ऐसे प्रतिनिधि को चुने जिसकी सोसाइटी में अच्छी छवि हो। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारियों को इसके निर्देश दिए गए हैं कि वह जागरूकता अभियान चलाएं ताकि मतदाता प्रत्याशी की आपराधिक पृष्ठभूमि को पहचान सकें और अपने लिए एक अच्छा प्रतिनिधि चुन सकें। देखिए, निर्वाचन जो लड़ा जाता है, एक तो वो निष्पक्ष ढंग से लड़ा जाए और सभी जो प्रत्याशी हैं उनको समान रूप से अवसर मिले। और ये निर्वाचन आयोग का दायित्व है कि मतदाताओं को भी जागरूक किया जाए और मतदाताओं को भी पता हो कि उनके प्रत्याशी किस प्रकार से हैं, क्या उनका सामाजिक किस तरह से उनको देखा जाता है। तो ये माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समय समय पर निर्देश जारी किए गए हैं। ये भी कहा गया है कि प्रत्याशियों द्वारा स्वयं भी अपने जो असेट्स हैं, अपना आपराधिक इतिहास है, उसको प्रदर्शित करना चाहिए। लेकिन आयोग ने ये व्यवस्था की है कि प्रत्याशी जो हमें शपथ पत्र देते हैं जिसमें वो अपना विवरण देते हैं आपराधिक इतिहास का या अपने असेट्स का या अपने विषय में जो भी बातें बताते हैं, वो वेबसाइट्स के माध्यम से जो हमारी निर्वाचन आयोग की है या जनपदों की वेबसाइट है, उनके माध्यम से उसको प्रदर्शित किया जाए ताकि जनमानस देख पाए। उत्तराखंड के बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनवी न्यूज़। नमस्कार।